हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा जो यूनिफिकेशन है जर्मनी का, ठीक है, वो किन किन फेसेस में हुआ, कैसे वो संभव हो रहा है धीरे धीरे, और बिस्मार्क का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है। तो ये कई बार आपको क्वेश्चन भी मिलता है, व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ बिस्मार्क इन द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। तो आपको इसको ध्यान से पढ़ना है। तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा कैसे डेनमार्क में युद्ध होता है, गेस्टाइन की संधि होती है, ऑस्ट्रिया प्रशा और प्राग की संधि होती है, ठीक है, तो और बिस्मार्क का कंट्रीब्यूशन था। फ्रैंको पर्शियन वॉर एंड द फ्रैंकफर्ट ट्रीटी, एक और युद्ध होता है, फ्रैंको पर्शियन वॉर एवं फ्रैंकफर्ट की संधि। फ्रांस हैड द एक्सपेक्टेशन दैट इट वुड गेट अ पार्ट ऑफ रेने। आपने लास्ट वीडियो में पढ़ा, फ्रांस को ऐसा प्रॉमिस किया गया था कि वो अगर ऑस्ट्रिया का साथ नहीं देता है युद्ध में तो उसको रेने का जो क्षेत्र है, पार्ट है, वो दे दिया जाएगा। इफ पुर्सिया एंड ऑस्ट्रिया रिमेंड न्यूट्रल, ठीक है, यदि पुर्सिया और ऑस्ट्रिया न्यूट्रल रहते हैं तो राइन का कुछ प्रदेश है, कुछ हिस्सा है, वो फ्रांस को दे दिया जाएगा। दस इट इज अ बॉर्डर कुड एक्सटेंड अप टू रेने रिवर। तो इस प्रकार जो फ्रांस का बॉर्डर है वो कहाँ तक पहुँच जाएगा, राइन नदी तट तक इसका जो बॉर्डर है वो पहुंच जाएगा। बट बिस्मार्क इग्नोर्ड दिस, लेकिन बिस्मार्क ने इसको इग्नोर कर दिया, नज़रअंदाज कर दिया। द विक्ट्री ऑफ पुर्शिया एंड फॉर्मेशन ऑफ नॉर्दर्न जर्मन यूनियन, चूँकि पुर्शिया की जीत हुई थी और आपने देखा कैसे जो उत्तरी जर्मन परिसंघ है उसका निर्माण होता है और पुर्शिया के नेतृत्व में ही होता है और ऑस्ट्रिया को इससे दूर रखा जाता है। गेव अ सेट बैक टू द इंटरनेशनल इमेज ऑफ फ्रांस। तो जब एक परिसंघ बनता है उत्तरी जर्मन यूनियन का पुर्शिया के नेतृत्व में, तो फ्रांस की जो इंटरनेशनल इमेज होती है, वो अंतर्राष्ट्रीय छवि उसकी खराब होती है। द फ्रेंच पॉलिटिशियन वर डिमांडिंग फॉर द रिवेंज ऑफ सोदोवा ऑन द अदर साइड। और दूसरी तरफ जो फ्रांस के राजनीतिज्ञ थे वो ऐसी मांग कर रहे थे कि आप क्या करें, सोदोवा से प्रतिशोध लें, बदला लें। नेपोलियन थर्ड वांटेड टू रीगेन हिज लास्ट प्रेस्टीज, और नेपोलियन थर्ड जो था वो अपनी प्रतिष्ठा को दोबारा से हासिल करना चाहता था, ठीक है। फ्रांस के राजनीतिक की मांग कर रहे थे जो रेवोना जो सडोबा है उसका बदला लेने के लिए, और नेपोलियन थर्ड चाहता था कि उसकी जो प्रतिष्ठा है खोई हुई वापस मिल जाए। सो बोथ ऑफ द नेशन वर लुकिंग एट द वॉर। तो इस प्रकार जो दोनों राष्ट्र हैं किस तरफ बढ़ते जा रहे थे, युद्ध की तरफ। अल्टीमेट सोल्यूशन टू दियर रेस्पेक्टिव प्रॉब्लम्स, ठीक है, जो उनकी समस्याएं थी तो उसका जो समाधान है दोनों राष्ट्रों को युद्ध ही नजर आ रहा था, एक ही समाधान बचा था, युद्ध। द जर्मन नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर्स एंड पॉलिटिशियन रेफ्यूज टू गिव लक्समबर्ग टू फ्रांस। जर्मन के जो राष्ट्रविद थे और जो समाचार पत्र थे उन्होंने लक्समबर्ग फ्रांस को देने से मना कर दिया। लक्समबर्ग ने ऐसा प्रस्ताव रखा कि लक्समबर्ग हम खरीद लें, लेकिन जो राष्ट्रविद थे, समाचार पक्ष थे, उन्होंने लक्समबर्ग फ्रांस को देने से मना कर दिया। द सेकेंड इशू क्रॉप्ड अप ड्यू टू द किंगशिप ऑफ स्पेन। दूसरा जो मुद्दा था, दूसरा तनाव था, वो स्पेन की राजशाही को लेके हुआ, किंगशिप को लेके हुआ, विच हैड मेड द रिलेशन बिटर बिटवीन बोथ द कंट्रीज, जिससे दोनों देशों के जो बीच संबंध थे कड़वे हो गए, बिगड़ गए। एंड द वॉर ट्रम्पेट्स स्टार्टेड ब्लोइंग इन द एंड, और अंत में फंततः क्या हुआ, युद्ध हुआ, युद्ध के नगाड़े बजे, ट्रम्पेट। द वॉर ब्रोक आउट बिटवीन फ्रांस एंड पुर्शिया, और युद्ध किस किस के बीच होता है, फ्रांस और प्रशा के बीच युद्ध होता है,
ऑन 15 जुलाई 1870। 1870 को फ्रांस और प्रशा के बीच युद्ध होता है। द जर्मन आर्मी अटैक्ड फ्रांस फ्रॉम 3 साइड। जर्मन की जो आर्मी है वो फ्रांस पे 3 साइड से हमला करती है। फ्रांस वॉज डिफीटेड इन द वॉर ऑफ विसेंबर्ग एंड ग्रावलात। फ्रांस को विसेंबर्ग और ग्रावलाट के युद्धों में हार का सामना करना पड़ता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट वॉर वॉज फॉट ऑन 2 सितंबर। जो सबसे महत्वपूर्ण युद्ध लड़ा जाता है वो लड़ा गया 2 सितंबर 1870 को, इन विच द पर्शियन कमांडर बॉन मोल्टेक कंप्लीटली डिफीटेड द फ्रेंच आर्मी। जो प्रशा का कमांडर था वॉन मोल्टेक, इसने पूर्ण रूप से जो फ्रांसीसी सेना थी उसको परास्त कर दिया, हरा दिया। नेपोलियन थर्ड सरेंडर्ड। नेपोलियन थर्ड ने समर्पण कर दिया। बिस्मार्क परफॉर्म्ड द कोरोनेशन ऑफ द जर्मन किंग विलियम फर्स्ट ऑन 18 जनवरी 1871 एडी। अंततः 18 जनवरी 1871 में जो किंग हुआ करता था, ठीक है, जो राजा हुआ करता था जर्मन किंग विलियम फर्स्ट, उसका राजाभिषेक कर दिया। कहाँ? जो वर्सलीज का एक फेमस महल हुआ करता था, रेनॉल्ट पैलेस हुआ करता था, वहाँ पे 18 जनवरी 1871 में विलियम फर्स्ट का राजाभिषेक हो जाता है। द वॉर बिटवीन प्रुशिया एंड फ्रांस एंडेड ऑन 28 फरवरी 1871। फ्रांस और प्रशा के बीच जो युद्ध है उसकी अंत की घोषणा हो जाती है 28 फरवरी 1871 में। द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बोथ द कंट्रीज साइंड द ट्रीटी ऑफ फ्रैंकफर्ट। दोनों ही देशों के जो प्रतिनिधिकर्ता होते हैं एक समझौता करते हैं, उस पर हस्ताक्षर करते हैं, और ये समझौता होता है फ्रैंकफर्ट ऑन 21 फरवरी 1871 में। जब युद्ध होता है तभी एक समझौता होता है फ्रैंकफर्ट में। अंडर दिस ट्रीटी, इस समझौते के तहत फ्रांस हैड टू हैंड ओवर द टेरिटरीज ऑफ अलास्का एंड लॉरेन विद मेज एंड स्टॉर्मबर्ग टू जर्मनी। इस समझौते में तय होता है कि फ्रांस को मेज व स्टॉर्मबर्ग सहित अल्सास व लॉरेन जो प्रदेश हैं वो किसको देने पड़े? जर्मनी को देने पड़े। फ्रांस वॉज कंपेल्ड टू गिव 20 करोड़ पाउंड्स एज वॉर कंपेंसेशन। और फ्रांस को युद्ध के हर जाने के रूप में 20 करोड़ जो पाउंड है उसकी रकम देनी पड़ी। युद्ध का हर जाना, जो नुकसान हुआ युद्ध में, विच इट हैड टू पे इन 3 ईयर्स। और ये कहा गया कि तुमको ये पैसे कितने दिन में चुकाने हैं? 3 वर्षों में चुकाने हैं। इट मे बी सेड दैट द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी वॉज पॉसिबल ड्यू टू द पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन विद द डिटर्मिनेशन। तो कहा जा सकता है जर्मनी का जो एकीकरण है वो रक्त और लोहे की धार पे हुआ। ब्लड एंड आयरन विद डिटर्मिनेशन, और दृढ़ निश्चय से हुआ। एक्सट्रीम करेज, बहुत अदम्य साहस से। एंड डिप्लोमेटिक स्किल ऑफ बिस्मार्क, और बिस्मार्क की कूटनीति के कारण जर्मनी का जो एकीकरण है वो संभव हो पाया। नेक्स्ट इज यूनिफिकेशन ऑफ इटली। इटली का एकीकरण। विक्ट्रीज ऑफ नेपोलियन हैड अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द यूनिफिकेशन ऑफ इटली। इटली के एकीकरण पे नेपोलियन की जो विजय थी उसका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा, असर पड़ा। आफ्टर द इटालियन विक्ट्री, इटली की विजय के पश्चात, नेपोलियन एस्टेब्लिश्ड रिपब्लिक इन इटली। नेपोलियन ने इटली में गणतंत्र की स्थापना की। एंड आफ्टर बिकमिंग एम्परर, और शासक बनने के बाद, ही डिसॉल्व सेवरल स्मॉल एंड बिग स्टेट्स एंड मर्ज देम इनटू 3 पार्ट्स। उसने बहुत सारे
जो छोटे बड़े राज्य थे उनको समाप्त कर दिया और उनको सिर्फ कितने भागों में बांट दिया? मर्ज देम इनटू 3 पार्ट्स, 3 भागों में। ही डिसमिस द फेडरलिस्टिक अरेंजमेंट, उसने जो सामंतवादी व्यवस्था थी, फेडरलिस्टिक अरेंजमेंट था, उसको ख़त्म कर दिया। एंड इंडेड अप रेस्ट्रिक्शन ऑन इंटरनल ट्रेड, और उसने जो आंतरिक व्यापार था, जो उस पर प्रतिबंध लगा हुआ था, उसको भी ख़त्म कर दिया। यूनिफॉर्म लॉज वर इम्पोज इन इटली, इटली में कुछ नए जो नियम बनाए गए उनको लागू किया गया। ठीक है, तो इटली में कुछ नए नियम बनाए गए, एक समान यूनिफॉर्म लॉज। ठीक है, एक समान नियम इटली में लागू किए गए। व्हेन नेपोलियन यूज्ड इटली एज सेटलमेंट, जब नेपोलियन इटली को एक उपनिवेश सेटलमेंट के तौर पे प्रयोग कर रहा था, इट फायर द नेशनल सेंटिमेंट ऑफ द इटालियन पीपल। तो इससे इटली, जो इटली वासी लोग थे, इटली के रहने वाले लोग थे, उनकी जो राष्ट्रीय भावनाएं थी, नेशनल सेंटिमेंट्स, वो भड़क उठी। फॉर दीज रीजन, इन्हीं कारणों से नेपोलियन इज नोन एज द फादर ऑफ नेशनलिज्म इन इटली, इन्हीं कारणों से नेपोलियन को इटली में राष्ट्रवाद का जन्मदाता, राष्ट्रवाद का उदय करने वाला कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू मैरियोट, मैरियोट के अनुसार नेपोलियन वॉज अ फर्स्ट पर्सन हु इनिशियली प्रोवाइडेड यूनिटी टू इटली, नेपोलियन ही पहला व्यक्ति था जिसने सबसे पहले इटली को यूनिटी, एकता प्रदान की। मेजर ऑब्स्टेकल इन द यूनिफिकेशन ऑफ इटली, इटली के यूनिफिकेशन में मुख्य बाधाएं, मुख्य समस्याएं क्या थीं? द प्रेजेंस ऑफ रिकेशनरी फॉरेन सुपरमेसी इन इटली वॉज मेजर ऑब्स्टिकल, इटली में जो प्रतिक्रियावादी फॉरेन सुपरमेसी, विदेशी प्रभुत्व था, ठीक है, उसका होना एक लंबी बाधा थी, बड़ी बाधा थी। ठीक है, जो विदेशी प्रभुत्व था, फॉरेन सुपरमेसी थी, उसकी जो प्रक्रियावादी उपस्थिति थी, प्रेजेंस थी, ये सबसे बड़ी बाधा थी। लोम्बार्डी एंड वेंतिया वर इन डायरेक्ट कंट्रोल, लोम्बार्डी और वेंसिया ये सीधे नियंत्रण में थे। एंड मोडेना एंड टस्कनी वर कंट्रोल्ड बाय द प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रिया। ठीक है, मदीना और टस्कनी ये आसिया से संबंधित जो राजकुमार थे, उनका अधिकार था इन पे। पोप वांटेड टू मेंटेन हिज रोल ऑन हिज ओन स्टेट ऑफ रोम, और जो पोप था वो अपने राज्य रोम पर अपनी सत्ता बनाए रखना चाहता था। इटली वॉज मेनली डिवाइडेड इनटू 3 पॉलिटिकल यूनिट्स, इटली था वो मुख्य रूप से 3 राजनीतिक इकाइयों में बटा हुआ था। विच वॉज मेजर ऑब्स्टिकल इन द यूनिफिकेशन ऑफ इटली, जो मुख्य बाधा थी इटली के एकीकरण में। आफ्टर द फॉल ऑफ नेपोलियन, नेपोलियन के पतन के बाद, द फेडरलिस्टिक एंड नोबिलिटी सेक्शन ऑफ इटली वांटेड टू रीएस्टेब्लिश फेडरलिज्म एंड लैंड टेनेंसी सिस्टम। जब नेपोलियन पतन हो गया तो उसके बाद इटली में जो सामंतवादी, फेडरलिस्टिक और नोबिलिटी कुलीन लोग थे, वो अपनी संप्रभुता स्थापित करना चाहते थे पुनः, जिसको नेपोलियन ने लागू किया था, हटा दिया था सामंतवादी व्यवस्था को, उसको वो पुनः लागू करना चाहते थे और अपनी जागीरदारी स्थापित करना चाहते थे। बिकॉज द नोबिलिटी हैड द फियर ऑफ लूजिंग दियर इन्फ्लुएंस आफ्टर यूनिफिकेशन, क्योंकि जो कुलीन वर्ग था, नोबिलिटी वर्ग था, उनको ये डर था कि अगर यूनिफिकेशन हो जाएगा तो इनका जो प्रभाव है वो क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। इसलिए ये चाहते थे कि हमारा जो प्रभाव है वो बना रहे। नेशनल कॉन्शियसनेस वॉज नॉट अवेकिंग इन द इटली सो फार, अभी तक इटली में जो राष्ट्रीय चेतना है वो जागृत नहीं हुई थी। नेशनल कॉन्शियसनेस, अभी तक वो जागरूकता है वो नहीं आई थी। ऑल द स्टेट्स हैड देयर ओन ट्रेडिशन एंड कस्टम्स, सभी राज्यों के अपने अपने रीति रिवाज थे, अपनी अपनी परंपराएं थी। ओन कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस।
नो स्टेट वुड लाइक टू स्टे इन कम्युनिकेशन विच एन अनदर, और कोई भी राज्य दूसरे से मिल के रहना नहीं चाहता था। स्टे इन कम्युनिकेशन विद अनदर। अनदर ऑब्स्टेकल इन द यूनिफिकेशन ऑफ इटली वॉज दैट, एक और जो समस्या थी, बाधा थी इटली के एकीकरण में, वो ये थी, देर वॉज नो सिंगल ओपिनियन ऑन द फैक्ट, कोई भी एक विचारधारा से सहमत नहीं था, दैट अंडर वॉट आइडियोलॉजी द यूनिफिकेशन शुड बी परफॉर्म, कि जो किस विचारधारा के आधार पे जो इटली का एकीकरण है उसको किस विचारधारा के आधार पे किया जाए। मजनी एंड गरिबल्दी wanted the unification of Italy in the form of a republic। मज्जिनी और गैरिबल्दी इटली का एकीकरण गणराज्य के रूप में चाहते थे, जबकि वाइल जोबैटी वॉज इन फेवर ऑफ द यूनियन ऑफ द स्टेट्स अंडर पोप, जबकि जोबर्टी था ये पोप के अधीन चाहता था, जो राज्य के संघ हैं वो पोप के अधीन थे, तो इस पे भी सहमति नहीं थी। तो सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल ये भी था। मेजर ऑर्गेनाइजेशन एंड द पीपल हु सपोर्टेड द यूनिफिकेशन ऑफ इटली, तो जस्ट लाइक जर्मनी में भी कुछ बाधाएं थी और कुछ सपोर्टिव एलिमेंट्स थे, तो ऐसे इसमें भी कुछ बाधाएं थी और कुछ सपोर्टिव एलिमेंट्स थे। तो सपोर्टिव एलिमेंट्स कौन कौन से थे? सबसे पहला है कार्बोनरी। दिस सीक्रेट इंस्टीट्यूशन वॉज सेटअप इन 1810 AD इन नेपल्स। ये जो गुप्त संस्थान है इसकी स्थापना 1810 में नेपल्स में होती है। पीपल ऑफ ऑल सेक्शन वर इंक्लूडेड इन इट, सभी वर्गों के लोग इसमें शामिल थे। पीपल ऑफ ऑल सेक्शन वर इंक्लूडेड इन इट। दिस आउटफिट हैड टू मेजर ऑब्जेक्टिव। इस संस्था की जो दो प्रमुख एम थे, दो प्रमुख उद्देश्य थे। टू रूट आउट फॉरेनर फ्रॉम इटली, जो विदेशी लोग हैं उनको इटली से बाहर निकालना, एंड टू एस्टेब्लिश लीगल इंडिपेंडेंस, और जो हमारी लीगल इंडिपेंडेंस है, ठीक है, कानूनी या वैधानिक स्वतंत्रता है, उसको स्थापित करना है। बट इट फेल्ड इन इट्स ऑब्जेक्टिव, लेकिन ये अपने उद्देश्य में असफल हो जाती, विफल हो गई, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ इन्फ्लुएंशियल लीडरशिप एंड डिसिसिव एम्स, क्योंकि इनका बहुत अच्छा कोई प्रभावशाली नेतृत्व तो नहीं था, ठीक है, और कुछ निश्चित उद्देश्य नहीं थे, ठीक है, तो इसकी अनुपस्थिति में ये उसमें सफल नहीं हो पाई, विफल हो गई। तो ये भी कहीं ना कहीं इटली के यूनिफिकेशन में थोड़ा इससे हेल्प मिली। सेकेंड पॉइंट इज यंग इटली। यंग इटली वॉज एस्टेब्लिश इन 1831 AD बाई मजनी। यंग इटली की स्थापना मजनी ने 1831 में की थी, विच सून टुक द प्लेस ऑफ कोरोनरी इन द नेशनल मूवमेंट ऑफ इटली, जिसने जल्दी ही इटली के आंदोलन में कार्बोनी का स्थान ले लिया। जो कार्बोनी की स्थापना की गई थी उसका प्लेस अब यंग इटली ने ले लिया। मजनी ट्रस्टेड द यूथ ऑफ इटली। मजनी को जो इटली का युवा वर्ग था उस पर विश्वास था। ही सैड, उसने कहा, इफ रिवोल्यूशन इज टू ब्रिंग अबाउट इन सोसाइटी, अगर आपको समाज में क्रांति लानी है, द लीडरशिप शुड बी हैंडेड ओवर टू द यूथ, तो जो उसका नेतृत्व है वो किसके हाथों में दे देना चाहिए? युवाओं के हाथों में। बिकॉज दे हैव इमेंस पावर इन देयर हार्ट, क्योंकि उनके दिलों में, उनके हृदय में बहुत पावर होती है, बहुत ताकत छिपी होती है। दिस ऑर्गेनाइजेशन हैड 3 स्लोगन्स। इस संगठन के, इस ऑर्गेनाइजेशन के 3 स्लोगन्स हुआ करते थे, 3 नारे हुआ करते थे। कौन कौन से? हैव फेथ इन गॉड, ईश्वर में विश्वास रखो। ब्रिंग ऑल द ब्रदर्स टुगेदर, जो जितने भी भाई हैं सब भाइयों को एक साथ मिलाओ। एंड गेट इटली फ्री, और इटली को मुक्त करो। ये इनके इस संगठन के 3 नारे थे। कौन कौन से?
ईश्वर में विश्वास रखो, सभी भाइयों को एक साथ लाओ और इटली को फ्री करो। द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस सोसाइटी वर क्लियर। इस सोसाइटी के, समाज के जो उद्देश्य हैं वो क्लियर थे। टू अचीव द यूनिटी एंड फ्रीडम ऑफ इटली। हमें क्या हासिल करनी है? एकता हासिल करनी है और इटली की स्वतंत्रता। एंड टू इस्टेब्लिश अ स्टेट बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम, इक्वलिटी एंड पब्लिक वेलफेयर। ठीक है, तो इस संस्था के उद्देश्य स्पष्ट है कि इटली की हमें एकता चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए और उसके बाद समानता, जन कल्याण, इसके आधार पे इसकी इस्टेब्लिशमेंट हो, इसकी स्थापना हो। ठीक है, वेलफेयर भी हो, पब्लिक वेलफेयर, समानता हो और सभी की फ्रीडम हो। दिस इंस्टीट्यूशन इन्फ्यूज इन द पीपल ऑफ इटली द स्पिरिट ऑफ पैट्रियोटिज्म, स्ट्रगल, सेक्रीफाइस एंड फ्रीडम। ये जो संस्थान था, ये इंस्टीट्यूशन था, इस संस्था ने इटली वासियों में देशभक्ति, पैट्रियोटिज्म, स्ट्रगल, संघर्ष, सेक्रीफाइस, बलिदान एंड फ्रीडम और स्वतंत्रता, इसकी भावनाएं भर दी थी इस संगठन ने। मजनी अर्ग्ड द पीपल। मजनी ने लोगों से निवेदन किया। ऑफ इटली एंड सेड। जो इटली के लोग थे उनसे मजनी निवेदन किया और कहा, डोंट रन बिहाइंड एनीथिंग। किसी चीज के पीछे मत दौड़ो। एक्सेप्ट द आइडियल ऑफ यूनाइटेड इटली। इटली एक राष्ट्र बन के रहेगा। आप किसी चीज के पीछे मत दौड़ो। इटली विल बिकम अ नेशन। इटली एक राष्ट्र बन के रहेगा। ठीक है, आप किसी दूसरी चीज के पीछे मत दौड़ो, बस मन में ये भावना रखो कि हमें जो इटली है, संयुक्त इटली है, इसको आदर्श बनाना है। ठीक है, तो जो इटली है हमारा, वो एक राष्ट्र बन के रहेगा। इन द ओपिनियन ऑफ पैट्रियोट्स, जो देशभक्त हुए हैं उनकी दृष्टि में, मजनी वॉज एन एंजल। मजनी एक देवदूत था। हु केम, जो आया था, टू बिल्ड द फ्यूचर ऑफ इटली। इटली के भविष्य का निर्माण कर रहे। कुछ देशभक्त हैं, पैट्रियोट्स हैं, वे ऐसा मानते हैं कि मजनी एक देवदूत था जो इटली के भविष्य का निर्माण करने के लिए आया था। इनफैक्ट मजनी लेड द फाउंडेशन ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ इटली। वास्तव में इटली की जो एकीकरण है, यूनिफिकेशन है, उसकी नींव मजनी ने ही रखी थी। साउथ गेट राइट्स, साउथ गेट लिखते हैं, इट वॉज मजनी, ये मजनी ही था, हु डेवलप्ड द स्पिरिट ऑफ फ्रीडम इन हिज कंट्रीमैन, जिसने अपने देशवासियों में स्वतंत्रता की भावना जागृत की, स्वतंत्रता की भावना बनाई। दो ही वॉज नॉट अ मिलिट्री हीरो, यद्यपि वो कोई मिलिट्री हीरो नहीं था। ऑफ द काइंड ऑफ काबूर, यद्यपि वो काबूर की भांति कोई सेना नायक नहीं था, मिलिट्री हीरो नहीं था। ही वॉज अ पोएट, क्या था? एक कवि था। आइडलिस्ट थिंकर, एक आदर्शवादी विचारक था। एंड द हर्बिंगर ऑफ द रिवॉल्यूशन, और क्रांति का अग्रदूत था, हर्बिंगर ऑफ रिवॉल्यूशन। किसने कहा ये? अकॉर्डिंग टू साउथ गेट, साउथ गेट कहते हैं, साउथ गेट लिखते हैं। ठीक है, मजनी है जिसने देशवासियों में स्वतंत्रता की भावना जागृत की, उत्पन्न की। यद्यपि वो कोई काबूर के जैसे कोई मिलिट्री का नायक नहीं था, सेना नायक नहीं था। वो कौन था? एक पोएट था, आदर्श विचारक था और रेवोल्यूशन का अग्रदूत था। काउंट कैमिलो डी कैवर वॉज बॉर्न इन एन एलाइट फैमिली इन 1810 AD। डी काबूर का जन्म एक कुलीन परिवार में, एलाइट परिवार में 1810 में हुआ। हैविंग
ट्रेंड इन मिलिट्री एजुकेशन, सैनिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद ही वर्कड एज एन इंजीनियर इन द आर्मी, उसने इंजीनियर के तौर पे सेना में नौकरी कर ली। ही वॉज अ सपोर्टर ऑफ लिबरल थिंकर, वो जो उदारवादी विचारक होते हैं उनका सपोर्टर हुआ करता था, उदारवादी विचारधारा के लोगों का सपोर्ट करता था। ही आल्सो स्टडीड पार्लियामेंट्री सिस्टम ड्यूरिंग हिज जर्नी टू इंग्लैंड, अपनी इंग्लैंड की यात्रा के दौरान उसने जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है इसकी भी स्टडी की, इसका भी अध्ययन किया। ही वॉन्टेड टू इस्टेब्लिश द सेम सिस्टम इन इटली, तो जो उसने पार्लियामेंट्री सिस्टम का अध्ययन किया था इसी प्रकार की जो प्रणाली है, व्यवस्था है, वो इटली में लागू करना चाहता था। कौन? डी कैबोर या डी काबूर। कैबोर बिलीव्ड दैट यूनिफिकेशन ऑफ इटली कैन ओनली बी कंप्लीटेड अंडर द लीडरशिप ऑफ पिडमेंट। उसका मानना था, काबूर का मानना था, जो इटली का एकीकरण है वो पिडमॉन्ट के नेतृत्व में ही पूर्ण हो सकता है। फॉर डिफ्यूजिंग हिज व्यूज इन दिस डायरेक्शन, इस दिशा में अपने विचारों के प्रचार प्रसार के लिए, ठीक है, इस एकीकरण के डायरेक्शन में अपने विचारों के प्रचार प्रसार के लिए ही बिकम द फाइनेंस एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर इन 1847 AD। वो क्या बना? वित्त और उद्योग मंत्री बना 1847 में। एंड विक्टर एनेमल अपॉइंटेड हिम एज प्राइम मिनिस्टर इन 1852 AD। और विक्टर एमेनुअल ने उसे प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया 1852 AD में, अपॉइंटेड हिम एज प्राइम मिनिस्टर। काबूर वॉज एन अर्दली माइंडेड डिप्लोमेट, जो काबूर था वो एक व्यवहारिक, कूटनीतिज्ञ, राजनीतिज्ञ एवं राजतंत्र का समर्थन करने वाला व्यक्ति था। ओके, कैबूर वाज एन अर्दली माइंडेड डिप्लोमेट, कूटनीतिज्ञ था। ही वॉज नॉट ओनली ए पॉलिटिशियन, वो एक सिर्फ राजनीतिज्ञ ही नहीं था, बट आल्सो अ सपोर्टर ऑफ मोनार्की, वो राजतंत्र को भी सपोर्ट करने वाला था, उसका भी समर्थन करने वाला था। ही वॉज वेल अवेयर ऑफ द पावर एंड स्ट्रेंथ ऑफ इटली, वो इटली की जो ताकत थी, उसकी पावर थी, उससे भली भांति परिचित था। दैट इज वाई ही बिलीव्ड, इसलिए वो मानता था दैट यूनिफिकेशन ऑफ इटली इज नॉट पॉसिबल अनलेस फॉरेन असिस्टेंस इज रिसीव्ड। इसलिए वो मानता था, उसकी सोच थी कि जब तक विदेशी सहायता प्राप्त नहीं होगी तब तक इटली का एकीकरण नहीं होगा, यूनिफिकेशन नहीं होगा। फॉर द सेम रीजन ही वॉन्टेड टू इंटरनेशनलाइज द इशू ऑफ द यूनिफिकेशन ऑफ इटली, इसी कारण वो चाहता था कि जो इटली का एकीकरण है इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक प्रश्न बनाया जाए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक मुद्दा बनाया जाए, क्योंकि इटली का एकीकरण बिना फॉरेन की सहायता से, फॉरेन असिस्टेंस से नहीं हो सकता है। इंटरनल पॉलिसी रिफॉर्म एंड फॉरेन पॉलिसी ऑफ कैबर मेड द यूनिफिकेशन ऑफ इटली कंप्लीट। ठीक है, इसी कारण जो काबूर की आंतरिक पॉलिसीज थी, इंटरनल पॉलिसीज थी, कुछ उसने रिफॉर्म किए और विदेश नीतियां थी ऑफ काबूर की मेड द यूनिफिकेशन ऑफ इटली कंप्लीट, इटली का एकीकरण पूर्ण किया। ठीक है, काबूर ने अपनी आंतरिक नीतियों के कारण, रिफॉर्म्स के कारण और फॉरेन पॉलिसीज के कारण इटली का जो एकीकरण था उसके कार्य को पूर्ण किया।